शव 3 दिन बाद मिला था, एक सदियों पुराने बलूत के वृक्ष की डालियों के बीच लटका हुआ, मानो स्वयं जंगल ने अपनी भयावह कृति प्रदर्शित करने के लिए उसे चुना हो। जांचकर्ताओं ने कहा कि उसका अकेले उस ऊंचाई तक पहुंचना असंभव था। लेकिन मैं सच्चाई जानता हूं। मैं वहां था जब यह सब शुरू हुआ था। मेरा नाम गैब्रिएल सांतोस है और मैं वन पारिस्थितिकी तंत्र में विशेषज्ञ जीव विज्ञानी हूं। 15 वर्षों तक मैंने अपना जीवन ब्राजील के जंगलों के अध्ययन में समर्पित किया था, लेकिन मैंने कभी मोंता के जंगल जैसा कुछ नहीं देखा था। मिनास गेरैस के भीतरी भाग में स्थित उन पहाड़ों के बीच जो इसकी घनी वनस्पति के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाते प्रतीत होते थे, यह निजी अभयारण्य हाल ही में उस विश्वविद्यालय को दान में दिया गया था जहां मैं पढ़ाता हूं। पहली बार मैंने इसके बारे में प्रोफेसर हेनरिक मोरेरा के माध्यम से सुना था, एक 70 वर्षीय व्यक्ति जिसका वनस्पति विज्ञान के प्रति जुनून लगभग जुनूनी था। उन्हें यह दान एक स्थानीय किसान से मिला था जो उनके शब्दों के अनुसार यह जानकर अब सो नहीं सकता था कि वह चीज उसकी भूमि पर मौजूद है। किसान ने और विवरण देने से इनकार कर दिया था, केवल यह कहा था कि जंगल सामान्य नहीं था और वह इसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना पसंद करता था जो इसकी उचित देखभाल कर सके। प्रोफेसर मोरेरा मार्च की एक बारिश भरी दोपहर में मेरे पास आए थे। उनकी आंखों में लगभग बचकाना जिज्ञासा चमक रही थी। उन्होंने मेरी मेज पर पुराने नक्शे बिछाए, एक छायांकित क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में असामान्य रूप से अंधकारमय प्रतीत होता था। गैब्रिएल, मुझे चाहिए कि तुम वहां एक अभियान का नेतृत्व करो। केवल 3 दिन, सिर्फ प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए। कुछ मुझे कहता है कि यह जंगल ऐसे रहस्य छुपाए हुए है जो अलग-थलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में हमारे अध्ययन में क्रांति ला सकते हैं। मैंने बिना झिझक स्वीकार कर लिया। आखिरकार एक नया संरक्षित क्षेत्र खोजना किसी भी जीव विज्ञानी का सपना होता है। हमने एक छोटी टीम बनाई, मैं अभियान के नेता के रूप में, मरीना कार्वाल्हो, हमारी विशेषज्ञ वनस्पति विज्ञानी लुकास फेरेरा, हमारी खोजों को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार वृत्तचित्र निर्माता, और कार्लोस, हमारा स्थानीय गाइड, एक कम बोलने वाला व्यक्ति जो इस क्षेत्र को अपनी हथेली की तरह जानता था। हमने अप्रैल की एक सुबह प्रस्थान किया, जब शरद ऋतु पत्तियों को सुनहरे रंगों से रंगना शुरू कर रही थी। कार की यात्रा 4 घंटे चली, लगातार संकरी होती सड़कों पर चलते हुए जब तक हम एक मिट्टी की पगडंडी पर नहीं पहुंचे जो महीनों से उपयोग में नहीं आई लगती थी। कार्लोस ने जीप को एक छोटे से साफ स्थान पर रोका, जो मूक प्रहरियों की तरह खड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ से आगे हम पैदल चलेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक तनाव था जो किसी का ध्यान नहीं गया। जब हम अपना उपकरण तैयार कर रहे थे, मैंने कुछ अजीब महसूस किया। आवाज, या बेहतर कहें तो उसकी अनुपस्थिति। न पक्षियों का गाना था, न कीड़ों की भनभनाहट और न ही पत्तियों के बीच हवा की सरसराहट। यह ऐसा था मानो हम किसी प्राकृतिक निर्वात कक्ष में प्रवेश कर गए हों। मरीना पहली थी जिसने टिप्पणी की, यह अजीब है। स्थानीय जीवजंतुओं की आवाजें कहाँ हैं? लुकास, हमेशा व्यावहारिक, पहले से ही फिल्म करना शुरू कर चुका था। शायद इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए यह सामान्य हो। पर्यावरणीय कारकों के कारण कुछ जंगल अधिक मौन हो सकते हैं।
कार्लोस एक उदास भाव के साथ हमें उपकरण तैयार करते देख रहा था। मेरे दादाजी कहा करते थे कि यह जंगल श्रापित है, कि यहाँ के पेड़ों ने सामान्य जीवन उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक रक्त पिया है। मैं अंधविश्वास पर हंसा, लेकिन उसकी आवाज के स्वर में कुछ था जिसने मुझे कपा दिया। कार्लोस, क्या तुम पहले कभी यहाँ आए हो? मैं कभी किनारे से आगे नहीं गया। इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। उसने एक लगभग अदृश्य पगडंडी की ओर इशारा किया जो हमारे सामने हरे अंधकार में खो जाती थी। क्या तुम लोग वाकई वहां जाना चाहते हो? हम इसीलिए तो आए हैं, मैंने उससे कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया जितना मैं वास्तव में महसूस कर रहा था। जंगल में प्रवेश करना किसी दूसरी दुनिया के पोर्टल से गुजरने जैसा था। वनस्पति मेरे द्वारा देखी गई किसी भी चीज से अधिक घनी थी। विशालकाय वृक्ष आपस में इस तरह गुंथे हुए थे कि एक ऐसी छत बना रहे थे जो इतनी बंद थी कि दोपहर के समय भी हम निरंतर अंधकार में चल रहे थे। जैसे ही हमने जंगल में कदम रखा, तापमान कम से कम 10 डिग्री गिर गया। गंध विचित्र थी, जंगलों की विशिष्ट ताजी और नम सुगंध नहीं, बल्कि कुछ अधिक घना, लगभग धातुई, जैसे कि हवा में लोहे का स्वाद हो। मरीना उन पौधों के नमूने एकत्र कर रही थी जिन्हें उसने कसम खाकर कहा कि पहले कभी नहीं देखा था। ऐसी प्रजातियां जो विभिन्न वनस्पति परिवारों के बीच असंभव संकर लगती थीं। गैब्रियल, इसे देखो, उसने मुझे बुलाया, एक ऐसे पेड़ की ओर इशारा करते हुए जिसके तने पर लगभग पूर्ण ज्यामितीय पैटर्न में निशान थे। ये निशान प्राकृतिक नहीं हैं, लेकिन मानवीय औजारों से बने भी नहीं लगते। मैंने निशानों की जांच की। वे गहरे थे, सटीक गणितीय क्रम में तने पर चढ़ते हुए सर्पिल बनाते थे। निशानों के चारों ओर की छाल असामान्य तरीके से बढ़ी थी, विकृत चेहरों की याद दिलाने वाले उभार बनाते हुए। लुकास बढ़ते मोह के साथ सब कुछ फिल्म कर रहा था। यह अविश्वसनीय है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह ऐसा है जैसे जंगल खुद एक जीवित कलाकृति हो। हम 3 घंटे तक चलते रहे, लेकिन एक भी जानवर नजर नहीं आया। कीड़े-मकोड़े तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधों के अलावा जीवन का हर रूप उस जगह से खींच लिया गया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारे अपने कदमों की आवाज अप्राकृतिक रूप से गूंज रही थी, मानो घनी वनस्पति के कारण आवाज बढ़कर और विकृत होकर आ रही हो। तभी हमें पहली वास्तव में परेशान करने वाली विचित्रता मिली। एक छोटे से खुले मैदान के बीच में एक पेड़ था जो बाकी सभी से अलग था। वह छोटा था, लगभग 3 मीटर ऊंचा, लेकिन उसका तना बिल्कुल चिकना और लगभग पारदर्शी सफेद रंग का था। उसमें पत्ते नहीं थे, केवल मुड़ी हुई डालियां थीं जो गठिया से ग्रस्त उंगलियों की तरह हर दिशा में फैली हुई थीं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, मरीना ने धीरे से कहा, सावधानी से पास जाते हुए। इसकी बनावट लकड़ी के लिए बहुत ज्यादा जैविक लग रही है। वह सही कह रही थी। जब मैं पास गया तो मैं देख सका कि तने की सतह धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे उसके अंदर कोई जीवित चीज घूम रही हो। मैंने छाल को छुआ और तुरंत हाथ खींच लिया। वह गर्म और नम था, और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने इंसानी चमड़ी छुई हो। इसे मत छुओ, कार्लोस ने कांपती आवाज में कहा। मेरे दादाजी ने मुझे सफेद पेड़ के बारे में बताया था।
वे कहते थे कि यह उन्हें खा जाता है जो इसके बहुत पास जाते हैं। कार्लोस प्लीज, मैंने जवाब दिया, वैज्ञानिक लहजा बनाए रखने की कोशिश करते हुए। यह किसी तरह की फफूंद या परजीवी होगा जो इन असामान्य विशेषताओं का कारण है। लेकिन बोलते समय भी कुछ मुझे गहराई से परेशान कर रहा था। पेड़ हमें देख रहा लग रहा था, हालांकि उसकी आंखें नहीं थीं। वहां एक उपस्थिति थी, एक चेतना जो मेरे शरीर की हर कोशिका को चिल्लाने पर मजबूर कर रही थी कि हम उस जगह से निकल जाएं। लुकास फिल्म करता रहा, इस खोज से मंत्रमुग्ध। तुम लोग यह देख रहे हो? कैमरा कुछ अजीब कैप्चर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के चारों ओर कोई आभा हो। मैंने उसके कैमरे की स्क्रीन पर देखा और जम गया। हालांकि नंगी आंखों से पेड़ केवल अजीब लग रहा था, डिजिटल लेंस के जरिए हम एक तरह की काली धुंध देख सकते थे जो उसकी डालियों से निकल रही थी और ऐसे पैटर्न बना रही थी जो पीड़ा में छटपटाते इंसानी चेहरों की याद दिलाते थे। हमें यहाँ से जाना होगा, अभी, कार्लोस ने कहा, उसकी आवाज में बमुश्किल काबू में आई दहशत भरी हुई थी। रुको, मरीना ने बीच में कहा, मुझे कुछ नमूने लेने हैं। यह एक क्रांतिकारी खोज हो सकती है। इससे पहले कि हम उसे रोक पाते, वह एक छोटे चाकू के साथ पेड़ के पास गई, छाल का एक टुकड़ा खुरचने के लिए तैयार। जिस क्षण ब्लेड ने तने को छुआ, जंगल में एक आवाज गूंजी, एक धीमी और लंबी कराह जो एक साथ सभी दिशाओं से आ रही लग रही थी। पेड़ से खून बहने लगा। यह लाल रस या कोई अन्य वनस्पति द्रव नहीं था जिसे मैं जानता था। यह इंसानी खून था, गाढ़ा और गर्म, जो चाकू से बने घावों से बह रहा था। मरीना डर से पीछे हट गई, औजार को गिरा दिया। यह असंभव है, उसने फुसफुसाया। कराह तेज हो गई और साफ जगह के चारों ओर के अन्य पेड़ों ने भी इसी तरह की आवाजों से जवाब देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल गहरी नींद से जाग रहा हो और हमारी मौजूदगी से खुश नहीं था। भागो, कार्लोस चिल्लाया। हमें और प्रेरणा की जरूरत नहीं थी। हमने अपना जरूरी सामान उठाया और पगडंडी से वापस भागे, या कम से कम कोशिश की। समस्या यह थी कि पगडंडी अब वहां नहीं थी। जहां पहले जंगल के प्रवेश द्वार तक वापस जाने का साफ रास्ता था, अब हमें केवल घना वनस्पति मिली। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता मिटा दिया गया हो, या इससे भी बुरा, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। यह संभव नहीं है, लुकास हांफते हुए बोला, अभी भी बेकाबू होकर फिल्म बनाता रहा। हमने रास्ता चिह्नित किया था, निशान छोड़े थे। हमने बेताबी से उन रंगीन धागों को खोजा जो हमने अपना मार्ग चिह्नित करने के लिए पेड़ों पर बांधे थे। वे बस वहां नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। कार्लोस पूरी तरह घबराया हुआ था। मैंने चेतावनी दी थी। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि मौन के जंगल में जो भी प्रवेश करता है वह तभी निकल सकता है जब जंगल इजाजत दे। हमने सूर्य की स्थिति से दिशा जानने की कोशिश की, लेकिन छत्र इतना घना था कि हम मुश्किल से आकाश देख पा रहे थे। निरंतर अंधकार के कारण दिशा या दिन का समय निर्धारित करना असंभव हो गया था। मेरी घड़ी 14:37 पर रुक गई थी, ठीक उसी समय जब मरीना ने सफेद पेड़ को छुआ था। हम घंटों तक चक्कर लगाते रहे, हर बार और भी निराश होते गए।
जंगल हमारे चारों ओर बदलता हुआ लग रहा था, ऐसे पेड़ों के साथ जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था हमारे रास्ते में प्रकट हो रहे थे। सबसे बुरी बात आवाज थी। वह धीमी कराह एक भयावह सिम्फनी में बदल गई थी, फुसफुसाहटों की जो खुद पेड़ों से आती हुई लगती थी। जब अंधेरा होने लगा तो हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं थे। पहले केवल दृष्टि के कोने में छायाएं थीं, पेड़ों के बीच तेज हरकतें जो सीधे देखने पर गायब हो जाती थीं। फिर हमने ऐसे कदमों की आवाज सुनी जो हमारे नहीं थे, हमेशा हमारे अपने कदमों की ही लय बनाए रखते हुए, जैसे कोई चीज हमकी नकल कर रही हो। मरीना ने सबसे पहले साफ तौर पर देखा। वहां उसने लगभग 20 मीटर दूर एक पेड़ की ओर इशारा किया। कोई हमें देख रहा है। हमने उस दिशा में देखा जहां उसने इशारा किया था और एक मोटे तने के पीछे खड़ा एक मानवीय आकार दिखा। अंधकार में विवरण पहचानना मुश्किल था, लेकिन वह एक लंबा और दुबला आदमी लगता था, काले कपड़े पहने हुए। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि वह बिल्कुल स्थिर था, एक मूर्ति की तरह। अरे, मैंने चिल्लाया। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम रास्ता भटक गए हैं। उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, हिली तक नहीं। लगता था जैसे सांस भी नहीं ले रही हो। लुकास ने अपना कैमरा उस आकृति की दिशा में घुमाया, लेकिन जब उसने लेंस से देखा तो वह वहां नहीं था। वो कहाँ गया? उसने फुसफुसाया। हम उस पेड़ तक दौड़े जहां वह आकृति खड़ी थी। कोई पदचिह्न नहीं थे, कोई निशान नहीं था कि वहां कोई था भी। लेकिन पेड़ के तने पर कुछ खुदा हुआ था, वही सर्पिल निशान जो हमने पहले पेड़ पर देखे थे, बस ये ताजे लग रहे थे, अभी भी काले रस से रिस रहे थे। हमारा शिकार हो रहा है, कार्लोस ने बुदबुदाया। जो भी इस जंगल में रहता है वो हमारे साथ खेल रहा है। रात एक काले पर्दे की तरह गिरी। छत्र के बीच से कोई चांद या तारे दिखाई नहीं दे रहे थे, अंधेरा पूर्ण था। हमने एक छोटी सी पहाड़ी पर डेरा डालने का फैसला किया, सूखी टहनियों से आग जलाई जो हमें मिली थीं। आग ने रोशनी और गर्मी का एक छोटा घेरा बनाया, लेकिन साथ ही कुछ भयावह भी उजागर किया। हम घिरे हुए थे। दर्जनों मानवाकृतियां आग की रोशनी के किनारे खड़ी थीं, सभी मूर्तियों की तरह स्थिर। अलग अलग उम्र के पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सभी अलग अलग युगों के कपड़े पहने हुए, कुछ पिछली सदी के लगने वाले परिधान में, दूसरे आधुनिक कपड़ों में। सभी में एक बात समान थी, उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई पुतली या आंख की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हिलना मत, मैंने अपने साथियों से फुसफुसाया। कोई तेज हरकत मत करना। हमने घंटों तक अलाव के चारों ओर बैठकर उन आकृतियों को देखा जो हमें वापस देख रही थीं। वे पास नहीं आ रही थीं, लेकिन दूर भी नहीं जा रही थीं। बस वहीं खड़ी थीं, इंतजार कर रही थीं। मरीना ही थी जिसने पहले बदलाव को भांपा। वे पास आ रही हैं, उसने फुसफुसाया। वह सही कह रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ आकृतियों का घेरा अगोचर रूप से सिकुड़ता जा रहा था। हम उनकी हरकत नहीं देख सकते थे, लेकिन जब दोबारा देखते तो वे और करीब होती थीं। हमें आग जलाए रखनी होगी, लुकास ने कहा, और टहनियों से आग को तेज करने लगा। लगता है वे रोशनी से डरती हैं। लेकिन हमारे पास लकड़ी सीमित थी और अलाव मध्यम होने लगा।
जैसे जैसे लपटें मरती गईं, आकृतियां और तेजी से पास आने लगीं। जब केवल अंगारे बचे तो वे इतनी करीब थीं कि हम उनके चेहरों का विवरण देख सकते थे। वे इंसान नहीं थीं, कम से कम अब नहीं थीं। उनकी खाल सफेद पेड़ की तरह पीली थी, पारदर्शी सतह के नीचे काली नसें दिखाई दे रही थीं। उनकी उंगलियां बहुत लंबी थीं, जो मुड़ी हुई जड़ों जैसे नाखूनों में समाप्त होती थीं। और उनके मुंह असंभव मुस्कानों में खुले हुए थे, जो तेज पत्तियों जैसे दांतों की कतारें दिखा रहे थे। ये वे लोग हैं जो जंगल में खो गए थे, कार्लोस ने फुसफुसाया। उसकी आवाज दहशत से टूट रही थी। जंगल ने उन्हें अपना हिस्सा बना लिया है। आग बुझ गई। पूर्ण अंधकार में हमने अपने चारों ओर हलचल की आवाजें सुनी। ऐसे कदम जो मानवीय पैरों जैसे नहीं लगते थे, बल्कि जड़ों के मिट्टी पर रेंगने जैसे थे। सांसें जो मृत पत्तियों के बीच से गुजरती हवा जैसी लगती थीं। लुकास ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और प्रकाश की किरण ने दिखाया कि हम फिर से अकेले थे। वे आकृतियां गायब हो गई थीं, लेकिन उनकी जगह पर छोटे पौधे जमीन से फूट निकले थे, सफेद और पारदर्शी फूल जो उसी अप्राकृतिक जीवन से स्पंदित हो रहे थे जैसे उस पेड़ से जिसे मरीना ने छुआ था। वे दफन हो गए हैं, मरीना ने कहा। उसकी आवाज लगभग अश्रव्य थी। वे धरती में वापस लौट गए हैं। हमने बाकी रात जागते हुए बिताई, टॉर्च की बारी बारी से पहरेदारी करते हुए। हर आवाज, हर छाया हमें चौंका देती थी। जब आखिरकार भोर हुई, या कम से कम जब धुंधल का थोड़ा कम घना हो गया, तो हमने फिर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन रात के दौरान जंगल पूरी तरह बदल गया था। पेड़ अलग स्थितियों में थे। जिन पगडंडियों को हमने कल खोजा था, वे बस अब अस्तित्व में ही नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक बिल्कुल अलग जंगल में हों, या जैसे यह जंगल एक जीवित जीव हो जो अपनी इच्छा से खुद को पुनर्गठित कर सकता हो। हमने घंटों तक चलते हुए हर पल और निराश होते गए। हमारे पानी और खाने की आपूर्ति खत्म हो रही थी, और मानसिक थकान अपना असर दिखा रही थी। कार्लोस धीमी आवाज में प्रार्थनाएं बुदबुदाने लगा था, जबकि मरीना बाध्यकारी रूप से पौधों के नमूने इकट्ठा कर रही थी, जैसे कि विज्ञान किसी तरह हमें इस स्थिति से बचा सकता हो। तभी हमें वह झोपड़ी मिली। यह एक छोटी और देहाती संरचना थी, उस लकड़ी से बनी जो जंगल के पेड़ों से ही काटी गई लगती थी। कोई खिड़कियां नहीं थीं, केवल एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जो आधा खुला था। छत पर एक अस्थायी चिमनी से धुआं उठ रहा था। यहाँ कोई रहता है, लुकास ने आशा से कहा। या कुछ और, कार्लोस ने उदास स्वर में जवाब दिया। हम सावधानी से पास गए। जब मैंने दरवाजे को पूरी तरह खोलने के लिए धक्का दिया, तो वह चरमराया और अंदर का हिस्सा दिखा जो विपरीत कोने में चटकती हुई अंगीठी से मंद रोशनी में नहाया था। झोपड़ी अंदर से बाहर दिखने से कहीं बड़ी थी, छत तक फैली अलमारियों के साथ, जो अजीब रंगों के तरल पदार्थों से भरी शीशियों और ऐसी वस्तुओं से भरी थीं जिन्हें मैंने बहुत पास से देखना पसंद नहीं किया। अंगीठी के सामने एक हिंडोले की कुर्सी पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसके कपड़े दशकों पुराने लगते थे। जब हम अंदर आए तो वह नहीं मुड़ा, आग को देखता रहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था,
उसने ऐसी आवाज में कहा जो सूखे पत्तों के रौंदे जाने जैसी लगती थी। महोदय, हमें मदद चाहिए, मैंने शुरू किया। हम भटक गए हैं और भटक गए, वह हंसा, एक ऐसी आवाज जिससे मैं कांप गया। मोंटा के जंगल में कोई नहीं भटकता, यह चुनता है कि कौन रुकेगा। आखिरकार वह हमारी तरफ मुड़ा और मुझे चीख दबानी पड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल उन आकृतियों जैसी थीं जिन्होंने पिछली रात हमें घेरा था, पूरी तरह काली, बेजान। मेरा नाम जोआकिम है, वह बोला। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। खैर, मैंने सालों का हिसाब खो दिया है। शायद 100, शायद 200। यह समय अलग तरीके से काम करता है। यह असंभव है, मरीना ने फुसफुसाया। असंभव, जोआकिम फिर हंसा। तुमने मातृ वृक्ष को छुआ है, कुछ ऐसा जगाया है जो सदियों से सो रहा था। और अब तुम असंभावनाओं की बात करना चाहते हो? वह कुर्सी से उठा और हमने देखा कि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह लकड़ी के तख्तों से कुछ सेंटीमीटर ऊपर तैर रहा था, जैसे वह धुएं से बना हो। मोंटा का जंगल तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक पुराना है। यह पहले इंसानों के इस धरती पर कदम रखने से पहले अस्तित्व में था और अंतिम शहर के धूल में बदलने के बहुत बाद तक अस्तित्व में रहेगा। यह एक जीवित प्राणी है, चेतन है, और इसे भूख है। किस चीज की भूख? मैंने पूछा, हालांकि मैं पहले से ही जवाब से डर रहा था। जीवन की, अनुभवों की, यादों की। उसकी काली आंखें मुझ पर टिक गईं। हर व्यक्ति जो यहाँ प्रवेश करता है, अपने सार से जंगल को पोषित करता है। कुछ पेड़ों का हिस्सा बन जाते हैं, दूसरे उन रक्षकों में बदल जाते हैं जिन्हें तुमने कल रात देखा था। और कुछ चुनिंदा, मेरी तरह, जीवितों की दुनिया और जंगल की दुनिया के बीच सेतु का काम करने के लिए चुने जाते हैं। और हमारा क्या? लुकास ने पूछा। उसका कैमरा अभी भी बाध्यकारी रूप से रिकॉर्ड कर रहा था। तुम्हारे पास एक विकल्प है। तुम भागने की कोशिश कर सकते हो और अंधकार में दूसरे रक्षकों से जुड़ सकते हो, या तुम स्वीकार कर सकते हो कि तुम अब क्या हो और सचेत रूप से जंगल की सेवा कर सकते हो। यह कैसा विकल्प है? कार्लोस फट पड़ा। एकमात्र जो जंगल देता है। जोआकिम ने झोपड़ी के चारों ओर की अलमारियों की ओर इशारा किया। इन शीशियों में उन सभी का सार है जो तुमसे पहले आए थे। उनकी यादें, उनके डर, उनके अंतिम विचार। जंगल मानवीय अनुभवों को उसी तरह इकट्ठा करता है जैसे तुम वनस्पति के नमूने इकट्ठे करते हो। मरीना डर के बावजूद मोहित होकर एक अलमारी के पास गई। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव है। विज्ञान? जोआकिम ठहाका मारकर हंसा। मेरी प्रिय, तुम लोग अब विज्ञान से कहीं आगे निकल चुके हो। तुम उस आदिम क्षेत्र में हो जो मानवीय तर्क के हर चीज को वर्गीकृत और व्याख्यायित करने के प्रयास से पहले अस्तित्व में था। उसने एक विशिष्ट शीशी की ओर इशारा किया जिसमें सुनहरा द्रव था जो अपनी स्वयं की रोशनी से धड़कता प्रतीत होता था। यह यहाँ एक युवा अन्वेषक का है जो 1892 में यहाँ आया था। वह साहसी था, नई दुनियाओं की खोज के सपनों से भरा हुआ। जंगल को उसकी महत्वाकांक्षा का स्वाद बहुत पसंद आया। तुम पागल हो, लुकास ने कहा, दरवाजे की ओर पीछे हटते हुए। पागल? शायद, लेकिन मैं स्वतंत्र भी हूँ।
मृत्यु से स्वतंत्र, मानवीय क्षुद्र चिंताओं से स्वतंत्र, मृत्यु के भय से स्वतंत्र, क्योंकि मैं बहुत पहले मर चुका हूं। हमने झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो गया था। जहां पहले एक खुला रास्ता था, अब केवल लकड़ी की एक ठोस दीवार थी। जंगल ने फैसला कर लिया है, जोआकिम ने शांति से कहा। तुम लोग यहां से नहीं जाओगे। तभी दीवारें धड़कने लगीं। झोपड़ी की लकड़ी जीवित थी, एक विशालकाय जीव की तरह सांस ले रही थी। सतह पर काली नसें दिखाई दीं, जो खून और रस के मिश्रण जैसे द्रव को पंप कर रही थीं। धातु की गंध जो हमने जंगल में प्रवेश के बाद से महसूस की थी, इतनी तीव्र हो गई कि वह लगभग असहनीय हो गई। इसका विरोध मत करो, जोआकिम ने सलाह दी। अगर तुम स्वेच्छा से समर्पण कर दो तो यह आसान है। लेकिन हमने संघर्ष किया। हमने अपने उपकरणों से दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, बेताबी से किसी दरार की, भागने के किसी रास्ते की तलाश की। लुकास सब कुछ फिल्म करता रहा, जैसे हमारे अंत का दस्तावेजीकरण किसी तरह उसे कम वास्तविक बना सकता हो। यह मरीना का विचार था। आग, वह चिल्लाई। याद है कैसे वे जीव पीछे हट गए थे जब हमारे पास अलाव था। उसने हमारे उपकरणों में से एक लालटेन उठाई और उसे दीवार पर पटक दिया, जिससे मिट्टी का तेल जीवित लकड़ी पर बिखर गया। इससे पहले कि जोआकिम हमें रोक पाता, उसने एक माचिस जलाई और भीगी हुई दीवार पर फेंक दी। झोपड़ी चीख उठी। यह कोई ऐसी आवाज नहीं थी जो किसी इंसान या जानवर के गले से निकली हो। यह दर्द और क्रोध की एक आदिम चीख थी जो स्वयं धरती से आ रही लग रही थी। दीवारें पीड़ा में तड़पती मांसपेशियों की तरह मरोड़ खा रही थीं, और झोपड़ी की दूसरी तरफ एक छेद फट गया। भागो, मरीना चिल्लाई। हम जलते हुए छेद से बाहर निकले और जंगल में अंधाधुंध भागे। हमारे पीछे हम झोपड़ी के आग में जलने की आवाज सुन सकते थे, और उसके साथ जोआकिम की चीखें कुछ अमानवीय में बदल रही थीं। पूरा जंगल दहशत में लग रहा था। पेड़ बिना हवा के हिंसक रूप से हिल रहे थे, डालियां हमें पकड़ने के लिए फैल रही थीं, और हमारे पैरों के नीचे की जमीन किसी विशाल दिल की तरह धड़क रही थी। वे भूतिया आकृतियां जिन्होंने पिछली रात हमें घेरा था, पेड़ों के बीच प्रकट हो रही थीं और गायब हो रही थीं, उनके मुंह मूक चीखों में खुले हुए थे। हम एक अनंतता तक भागे, या शायद केवल कुछ मिनट समय का उस जगह कोई अर्थ नहीं रह गया था। अंततः जब हमारे फेफड़े फटने वाले थे, हमने कुछ असंभव देखा। आगे पेड़ों के बीच से छनकर आती वास्तविक सूर्य की रोशनी। जंगल का निकास। हम प्रकाश की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़े, उन शाखाओं से संघर्ष करते हुए जो हमें वापस खींचने की कोशिश कर रही थीं, उन फुसफुसाती आवाजों को नजरअंदाज करते हुए जो हमसे रुकने के लिए, जंगल के शाश्वत परिवार में शामिल होने के लिए गुहार लगा रही थीं। जब हम आखिरकार घनी वनस्पति से बाहर निकले और उस साफ जगह की घास पर गिर पड़े जहां हमने अपनी जीप छोड़ी थी, तो अचानक छाई खामोशी कानों को बहरा कर देने वाली थी। जंगल की मूक दुनिया में 2 दिन बिताने के बाद प्रकृति की सामान्य आवाजें, चहकते पक्षी, भिनभिनाते कीड़े, पत्तों में हवा की सरसराहट एक शानदार सिम्फनी की तरह लग रही थीं। कार्लोस जीप के पास हमारा इंतजार कर रहा था, उसकी आंखें राहत और दहशत से फैली हुई थीं। तुम जिंदा हो, वह फुसफुसाया। मैंने सोचा था कि
मैंने सोचा था कि जंगल ने तुम्हें हमेशा के लिए निगल लिया है। हम कितनी देर वहां अंदर थे? मैंने पूछा, अपनी घड़ी की ओर देखते हुए जो अभी भी 14:37 दिखा रही थी। 5 दिन, कार्लोस ने जवाब दिया। पूरे 5 दिन। मैं अधिकारियों को बुलाने ही वाला था। 5 दिन। हमारे लिए वे केवल 2 रातें थीं। मौन के जंगल में समय वाकई अलग तरीके से काम करता था। हम चुपचाप विश्वविद्यालय वापस लौटे, हर कोई अपने ही विचारों में खोया हुआ। लुकास अपनी फिल्म की समीक्षा कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि अधिकांश फुटेज खराब हो गया था। केवल अजीब छवियों के टुकड़े बचे थे जिनका कोई मतलब नहीं था। मरीना बाध्यकारी रूप से अपने नमूनों को व्यवस्थित कर रही थी, लेकिन जब हम प्रयोगशाला पहुंचे तो हमने पाया कि उसके द्वारा एकत्र किए गए सभी पौधे धूल में बदल गए थे। हमने अपने अनुभव पर एक रिपोर्ट लिखने की कोशिश की, लेकिन कौन विश्वास करेगा? एक चेतन जंगल जो मानवीय सार को खाता है। खून बहाने वाले पेड़, छायाओं के बीच चलने वाले मृतक। प्रोफेसर मोरेरा हमारी अधूरी रिपोर्ट से निराश हुए, लेकिन हमारी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें और विवरण के लिए जिद करने से रोक दिया। उन्होंने बस हमारे काम को फाइल कर दिया और फिर कभी मौन के जंगल के बारे में बात नहीं की। लेकिन जंगल का हमारे साथ काम अभी खत्म नहीं हुआ था। आने वाले दिनों में हमने बदलाव महसूस करना शुरू किया। मरीना को मांसाहारी पौधों का जुनून हो गया। वह घंटों तक उन्हें कीड़ों को खाते हुए देखती रहती, एक परेशान करने वाले आकर्षण के साथ। लुकास ने मृत्यु या सड़न से जुड़ी चीजों के अलावा कुछ भी फिल्म करना बंद कर दिया। उसकी परियोजनाएं और भी अंधकारमय होती जा रहीं। और मैंने फुसफुसाहटें सुनना शुरू कर दिया। पहले केवल रात में, जब मैं सोने ही वाला होता था। जाने पहचाने आवाजें मुझे वापस जंगल में बुला रही थीं, ऐसे रहस्यों का वादा कर रही थीं जिन्हें केवल मैं ही समझ सकता था। फिर फुसफुसाहटें दिन में भी शुरू हो गईं, कक्षाओं के दौरान, सहपाठियों के साथ सामान्य बातचीत के दौरान। जंगल ने हमारे दिमागों में बीज बो दिए थे और वे बढ़ रहे थे। हमारी वापसी के 3 हफ्ते बाद मरीना गायब हो गई। उसने केवल एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था कि उसे कुछ महत्वपूर्ण चीज याद आई है जो वह जंगल में भूल गई थी, और उसे वापस जाकर उसे लेना था। उसकी कार उसी साफ जगह पर छोड़ी हुई मिली जहां हमने पार्क की थी। 1 हफ्ते बाद लुकास की बारी आई। उसने कहा कि उसे कहानी का अंत फिल्म करना है और वह अपनी डॉक्यूमेंट्री को अधूरी नहीं छोड़ सकता। अब केवल मैं हूं, उन फुसफुसाहटों से लड़ रहा हूं जो हर दिन और तेज होती जा रही हैं। मैं इस कहानी को बुलावे का विरोध करने के लिए लिख रहा हूं, अपनी इंसानियत को बरकरार रखने की एक हताश कोशिश। लेकिन मैं जानता हूं कि यह बेकार है। मौनता का जंगल किसी को वास्तव में जाने नहीं देता। वह केवल कुछ लोगों को अस्थायी रूप से निकलने की अनुमति देता है, उन मछुआरों की तरह जो छोटी मछलियों को वापस नदी में छोड़ देते हैं, यह जानते हुए कि वे बढ़ेंगी और वापस आएंगी। कल रात मैंने मरीना को अपनी खिड़की पर देखा। वह बगीचे में खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, उसकी कोयले जैसी काली आंखें मुझे देख रही थीं। जब मैंने बत्ती जलाई तो वह गायब हो गई थी, लेकिन मिट्टी में पैरों के निशान थे जो उस सड़क की दिशा में जा रहे थे जो जंगल की ओर जाती है।
मुझे पता है कि जल्द ही मुझे उनका पीछा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जंगल अपने बच्चों को घर वापस बुला रहा है और हम, चाहें या न चाहें, अब इसका हिस्सा हैं। हमने अपने सार इसकी पवित्र मिट्टी में बो दिए हैं और अब यह उसे काट रहा है जो उसने हमारी आत्माओं में बोया था। यदि कोई इस वृत्तांत को पाए तो कृपया मौन के जंगल से दूर रहें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोजों का वादा कितना लुभावना लग सकता है। जंगल धैर्यवान है और इसकी भूख शाश्वत है। फुसफुसाहटें अब और तेज होती जा रही हैं। मैं मरीना और लुकास को मुझे बुलाते हुए सुन सकता हूँ। उनकी आवाजें पत्तों में हवा की आवाज के साथ मिली हुई हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जंगल में कुछ अद्भुत पाया है, कुछ ऐसा जिसे मुझे देखना जरूरी है। लगता है आज रात मैं टहलने जाऊंगा। जंगल इंतजार कर रहा है।